आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। इसके पिछले वीडियो में हमने रूबी लेजर के बारे में बात कर रहा था और उसके शुरुआत के 5 से 10 मिनट के बीच में हमने जो लेजर के मेन रीजन बताए थे, स्टूमुलेटेड इमिजन, स्पॉन्टेनियस इमिजन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये क्या है। तो वो मेन पार्ट है, अगर वो पार्ट देखते हैं तो ये भी लेजर आपको आसानी से समझ में आएगा। खैर इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। नोट्स हमारा जो है स्टैंडेबल वे में है, पढ़ेंगे समझ में आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन के देखेंगे, कंस्ट्रक्शन इसके देखेंगे, फिर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर भी चलेंगे। तो इसके बेसिक डेफिनेशन देखें। इट इज़ अ फर्स्ट गैस लेजर डिस्कवर्ड बाय अली जवान इन 1962 में। ये अली जवान वैज्ञानिक थे, 1962 में इसको डिस्कवर किए हैं। ये गैस लेजर है, बिल्कुल सही। हीलियम नियॉन लेजर बेस्ड ऑन 3 और 4 लेवल पंपिंग पर बेस्ड है। पंपिंग क्या होता है? पंपिंग बेसिकली ये होता है कि एटम को एनर्जाइज किया गया है, पावर सोर्स जब उसको दिया गया है तो कितने लेवल पर जाता है, कितनी एनर्जी लेवल पर जाता है। तो हीलियम नियॉन जो है बेसिकली 3 और 4 लेवल पंपिंग पर बेस्ड है। ये इसके कुछ डायग्राम है, इसको थोड़े से समझते हैं इसके डायग्राम को। ठीक है, देखो यहाँ पे बेसिकली ये है कि एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, ये इस तरीके से। यहाँ पर ये डायग्राम बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैं बनाते वक्त थोड़ा सा समझाऊँ तो आपको एक आइडिया लग सकता है कि बेसिकली है क्या। ये एक बेसिकली लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब होता है। ठीक है, ये क्या है? एक लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर हीलियम और नियॉन गैसेस के मिक्सर है। ठीक, ये बात ध्यान में रखना। लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर हीलियम नियॉन के गैसेस है। ये बेसिकली इस तरीके से इसका डायग्राम है। यहाँ पर जो है इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में हम एक पावर सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू फ्रिक्वेंसी क्या है? 4 × 10⁻⁷ हर्ट्ज। ये डेटा याद रखना। यहाँ से हम पावर सोर्स इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में, या फिर सील्ड गैस ट्यूब है जिसमें हीलियम नियॉन के मिक्सचर है, इसमें प्रोवाइड करेंगे। और ये जो है ना, ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये बेसिकली जो है क्वार्ट्ज ग्लास होता है, ये क्वार्ट्ज ग्लास होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, कोई भी लेजर हो उसके अंदर 2 मिरर होते ही होते हैं। एक होता है फुली रिफ्लेक्टेड और दूसरा होता है पार्शियली रिफ्लेक्टेड। तो जिस तरफ से लेजर हमारा निकलता है, इमिट होगा, जिस माध्यम से लेजर बाहर निकलेगा, वहाँ पर जो है हम पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर लगाते हैं। पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर। और इसके एंड पॉइंट पर, इस एंड पॉइंट पर हम फुली रिफ्लेक्टेड मिरर लगाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें। और हाँ, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके बारे में ध्यान रखना। इसकी लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और इसके डायामीटर जो है 1 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो इसके बेसिक कंस्ट्रक्शन आ गया। इसी बात को हमें लिखना है अपने शब्दों में। ये रहा कि देयर इज अ लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर डायमीटर। ये लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब है, 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है। ठीक, दिस ट्यूब इज फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस इन द रेशियो ऑफ 10:1। ये ध्यान रखना कि जो हीलियम और नियॉन गैसेस के मिक्सर हैं, ये 10:1 के रेशियो में है। यानी कि हीलियम 10 है और नियॉन 1 है, यानी मेजोरिटी में हीलियम और माइनॉरिटी में नियॉन गैस है। ठीक है, there is a mirror fixed both ends of discharge tube. One is fully reflected and another is partially reflected. A radio frequency generator which provide 4 × 10⁻⁷ hertz. It is a power source used for exciting helium neon molecules. तो शायद ये चीज़ें आपको समझ में आई। ठीक है, यहाँ पर 2 मिरर लगे हैं, एक पार्शियली रिफ्लेक्टेड है और एक फुली रिफ्लेक्टेड है। पार्शियली रिफ्लेक्टेड से ही हमारा लेजर जो है प्रोड्यूस होगा, मतलब लेजर इसी से ही बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 × 10⁻⁷ हर्ट्ज का रेडियो फ्रिक्वेंसी है। ये कंस्ट्रक्शन सिंपल है। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर आते हैं। यहाँ पे देखना वर्किंग प्रिंसिपल, यहाँ पे इसका एक डायग्राम इस तरीके से आप बनाना एग्जाम में। ये किस तरीके से है?
काम कर रहा है इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ एक अगले पेज में। यहाँ पे दो चीज़ें समझना कि मेटा स्टेबल स्टेट क्या होता है, मेटा स्टेबल स्टेट, और स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। स्टिमुलेटेड इमिशन दो चीज़ें ध्यान में रखते हैं। ठीक, क्या चीज़ होता है ना कि जब भी किसी पार्टिकल को, जैसे E1 एनर्जी लेवल, E2 एनर्जी लेवल, E3 एनर्जी लेवल है, जब भी किसी पार्टिकल को, ठीक है, यहाँ पे हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम जो है, हीलियम को हम एक्साइट करेंगे तो यहाँ पे पार्टिकल हमारा हीलियम ही होगा। तो ध्यान से देखना कि जब भी किसी पार्टिकल को एक्साइट करते हैं ना एनर्जी सोर्स दे के, तो उसका एक टेंडेंसी होता है कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आए। तो हायर एनर्जी लेवल पर उसका ना एक बहुत ही शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड का बहुत ही शॉर्ट लाइफ टाइम होता है। उसके बाद उसका टेंडेंसी होता है कि वो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाए। ठीक, लेकिन कई बार क्या होता है कि वापस आने के दौरान ना वहाँ पर उसको एक ऐसा एनर्जी लेवल मिल जाता है जहाँ पर वो एटम जो है थोड़े और समय के लिए रुकता है, जैसे कि 10⁻³ सेकेंड के लिए रुक जाए। ठीक, तो थोड़े जो समय मिलते हैं, यानी कि वैसा एनर्जी लेवल जहाँ पर एटम जो है कुछ समय के लिए स्टे करते हैं, रुकते हैं, उसी को ही हम मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। ठीक, और स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब क्या होता है? इमिशन का मतलब जो होता है, इमिशन का बेसिक डिफिनीशन होता है पार्टिकल जो है अपनी एनर्जी को रिलीज करके वापस से लोअर एनर्जी लेवल पर आ जाना, इसी को ही इमिशन का होता है। लेकिन स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या हो रहा है, जैसे कि ये पार्टिकल रहा, ठीक, पार्टिकल जैसे हीलियम के पार्टिकल रहे, यहाँ से जो हम पावर सोर्स जो अप्लाई करा रहे हैं, पावर सोर्स, ठीक है, तो पावर सोर्स हीलियम को अप्लाई करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, वापस आने की भी कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे नियोन एटम है ना, तो नियोन एटम जो है, हीलियम एटम नियोन एटम को एक्साइट करा देता है। तो यहाँ पे पूरा काम नियोन की बात की जाएगी। नियोन जो है वो स्टिमुलेटेड इमिशन का काम करेगा, कैसे आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो नियोन एटम है, यहाँ से पावर सोर्स के थ्रू जो हमारा फोटोन इस नियोन एटम से टकराएगा, ये मेटा लेवल स्टेट पर ही होगा। मेटा लेवल नहीं, मेटा स्टेबल स्टेट। मैं हमेशा लेवल स्टेट बोल देता हूँ, जो कि गलत है, बाद में बारीकी से देखने पर पता चला मेटा स्टेबल स्टेट है। तो मेटा स्टेबल स्टेट पे क्या होगा ना कि नियोन के एटम खूब सारे होंगे। अब ये वापस आएंगे नियोन के एटम, तो ये जो पावर सोर्स से जो फोटोन आएगा वो नियोन के पार्टिकल से स्टिमुलेट करेगा। नियोन के पार्टिकल से ये फोटोन जो है नियोन के पार्टिकल से स्टिमुलेट करेगा, और ये नियोन एटम क्या करेगा ना, एक नया फोटोन क्रिएट करेगा, नया फोटोन क्रिएट करेगा जिसकी एनर्जी, जिसका फेज जो है उस पुराने वाले फोटोन के बराबर ही होगा। तो बेसिकली ये इस तरीके से होकर, नए फोटोन होकर नियोन एटम जो है ग्राउंड लेवल पर चला जाता है। तो इस तरीके का ज़्यादातर एक चैनिंग टाइप का बन जाता है। फोटोन आया, नियोन से टकराया, नियोन ने नया फोटोन जनरेट करा, फिर नियोन वापस एनर्जी रिलीज करके, यानी वही फोटोन रिलीज करके फिर ग्राउंड लेवल पर चला जाता है, और पुराना फोटोन नया फोटोन बनते जाता है। तो ये लेजर का मेन चीज़ होता है, और यही स्टिमुलेटेड इमिशन है। इतना समझ गए तो बहुत ही आसान है, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं होगी, थ्योरी बहुत ही आसान है। क्या होता है बस समझना कि व्हेन पावर सोर्स या पावर सप्लाइड टू हीलियम नियोन मिक्सचर, हीलियम एटम एक्साइटेड एंड रीचेस E2 एंड E3 मेटा स्टेबल स्टेट एनर्जी लेवल। यहाँ पर बेसिकली दो एटम है, हीलियम और नियोन। तो यहाँ पर जो हीलियम एटम है उसको जो पावर सोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उस मिक्सचर में मेजोरिटी में हीलियम था, तो हीलियम एटम सबसे पहले एक्साइट होकर ना E2 और E3 मेटा स्टेबल पर चला जाता है। यहाँ पर शुरुआत में मैंने बात करा था कि ये 3 और 4 लेवल पंपिंग पर बेस्ड है, तो यहाँ पर 3 लेवल पंपिंग हो रही है। ये ग्राउंड लेवल एनर्जी 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पर मेजोरिटी सारे हीलियम के एटम आएंगे, और मेटा स्टेबल स्टेट का मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पे हीलियम एटम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं इस रीजन में। आगे क्या हो रहा है कि हीलियम एटम, दैट्स व्हेन मतलब तभी हीलियम एटम कोलाइड्स विथ नियोन एटम एंड दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू नियोन एटम, दस नियोन एटम एक्साइट्स E5 एनर्जी लेवल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हीलियम एटम है वो नियोन एटम के साथ अब कोलाइड करेंगे। अब जब कोलाइड कर रहे हैं तो बेसिकली हीलियम एटम की जो एनर्जी हुई मेटा स्टेबल स्टेट पे, हीलियम एटम की जो ढेर सारी एनर्जी हुई वो प्रोवाइड कर देगा नियोन एटम को, और नियोन एटम इस तरीके से एनर्जी 5 लेवल पर पहुंच जाता है। ये डैश इसलिए लगाया गया है कि ये लौटने वाली
एनर्जी लेवल है, तो एनर्जी 5 पर पहुंच गया। ठीक, आगे क्या होता है कि एज ए रिजल्ट पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड बिटवीन E5 E-5 E-4 एंड E-3 एनर्जी लेवल। ठीक, जो नियोन एटम है वो E5 डैश और E4 डैश और E3 डैश लेवल पर आ जाता है, तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी जो मिली हीलियम एटम के थ्रू, तो वो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पे मेटा स्टेबल स्टेट एक बन जाता है। मेटा स्टेबल स्टेट यानी यहाँ पे हीलियम एटम सॉरी नियोन एटम रुकते हैं और यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन वही ना होगा जहाँ मेटा स्टेबल स्टेट होता है। मेटा स्टेबल स्टेट मतलब पार्टिकल रुकता है, और रुकता है तो इसी दौरान और सारे नियोन एटम आ जाते हैं। तो E-5 E4 डैश और E3 डैश इस रीजन पे नियोन ज़्यादा रुकेंगे मेटा स्टेबल स्टेट पर, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। और इसी के दौरान जो हम पावर सोर्स प्रोवाइड करते हैं ना, पावर सोर्स का मतलब एक्सटर्नली जो फोटोन होता है, तो वो फोटोन नियोन एटम के साथ स्टिमुलेटेड इमिशन में करता है, और नियोन जो है नया एनर्जी क्रिएट करके फिर वो वापस से ग्राउंड स्टेट लेवल पर चला जाता है। बेसिक सब मतलब यही रहा। और नया फोटोन और पुराना फोटोन दोनों की सेम फेज होती है, सेम एनर्जी होती है, तो इसलिए लेजर बनता है। ये डेटा याद रखना, लेजर कितने वेवलेंथ का होता है, 6329 एंगस्ट्रॉम का लेजर ट्रांजिशन यहाँ से हो रहा है। ठीक, यहाँ से ध्यान रखना। उसके बाद सारा चीज़ ख़त्म, नियोन एटम ने भी अपने सारे एनर्जी देकर नीचे वापस बेसिकली आ जाएगा। तो यह स्पॉन्टेनियस इमिशन का यहाँ पे इस तरीके से डिनोट कर देना, ये डी एक्साइटेशन कर देना। तो आगे थोड़ा देखना क्या होता है कि व्हेन एक्सटर्नल फोटोन्स वही स्टिमुलेट्स विद नियोन एटम, ठीक, एट E5 डैश E4 डैश एंड E3 डैश मेटा स्टेबल स्टेट, दिस ट्रांजिशन क्रिएट्स अ लेजर ऑफ वेवलेंथ 6329 एंगस्ट्रॉम का। ठीक, तो यहाँ से हमारा लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल समाप्त हुआ। और हीलियम नियोन ऑपरेट्स इन CW मोड। CW मोड का मतलब होता है ना कॉन्टिन्यूअस वेव्स, यानी कि ये लेजर जो है कॉन्टिन्यूसली हमें प्राप्त होता रहेगा, ये लेजर कॉन्टिन्यूसली। तो इस तरीके से हमारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहा। ये डायग्राम ध्यान में रखना, ठीक, किस तरीके से है आप समझ गए होंगे। जब आप नोट्स बनाओगे तो सारी चीज़ें आप पढ़ के भी समझ सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मैं यहाँ नोट्स के रिगार्डिंग आपको जितने भी मदद हो सकते, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो स्टैंडेबल वे में, एक स्ट्रक्चर वे में नोट्स है, वो आपको इस वीडियो से प्रोवाइड करूँ और आप चीज़ों को समझ जाएं। ठीक है, बाय।